अगर हम क्रेडिट देने की बात कहें, आपकी मेहनत है, आपको तो क्रेडिट जाता ही जाता है क्योंकि आपने मेहनत की है। उसके अलावा जो सपोर्टर्स होते हैं हमारे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो किस किस को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? सर अगर मैं स्पेसिफिकली क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को, और स्पेशली माय ब्रदर सोहेल इब्राहिम। ही हैज़ ऑलवेज़ मोटिवेटेड मी, बिकॉज़ उन्होंने खुद भी अपनी तरफ से ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट ड्यू टू जॉब प्रेशर एंड ऑल वो इस तरीके को उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर सके इतना अच्छे से। तो मैं बोलूँगा कि मेरी फैमिली एंड माय ब्रदर सोहेल इब्राहिम, दे आर द मेन गाइडिंग फोर्सेस। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं समीर इब्राहिम चौधरी साहब, जिन्होंने KAS क्वालिफाई किया है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू अरफाज भाई, थैंक यू सो मच। मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच अरफाज भाई। इब्राहिम भाई, अगर बात करें हम JKAS, किस तरह की तैयारियां रही, किस तरह की जर्नी रही और कैसे ये सफ़र जो है आपने पूरा किया? सर अगर जर्नी की बात की जाए तो बेसिकली 2016 में पास आउट हूँ मैंने NIT श्रीनगर से BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया है। मैंने अपने डिग्री के लास्ट ईयर में ही मैंने अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सिविल सर्विसेज के रिलेटेड। तो उस चीज़ के दौरान मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार कहीं ना कहीं अभी 2016 में मुझे ये नोटिफाई हो गया था, कहीं ना कहीं मुझे पता लग चुका था कि 2016 में KS की कुछ ना कुछ पोस्टें ज़रूर आएंगी। तो जो मैंने वो चीज़ स्टार्ट की थी पढ़ने के रिलेटेड, तो वो मुझे काफ़ी हद तक बहुत हेल्प भी की। उन्होंने मुझे ऐसा हेल्प किया कि मैंने जब 2016 में नोटिफिकेशन आई, मैंने वो फॉर्म फिल किया, मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस किया, हम इंटरव्यू तक पहुँचे। बट अनफॉर्चुनेटली उस एग्ज़ाम ने ड्यू टू रिट पिटिशंस एंड ऑल वो एग्ज़ाम पूरे 3 साल चला, 2016 से लेकर 2019 तक चला, और 2019 में हमें पता चला कि हम लिस्ट में फाइनल लिस्ट में नहीं हैं। तो वो एक बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था मेरी जो इस पूरी जर्नी का, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार 3 साल भी लगा दिए, इन्वेस्ट भी किया, स्टिल आप बाहर हो गए। तो बट गॉड्स प्लान आर ऑलवेज़ द बेस्ट प्लान। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ये 2021 में ये नोटिफिकेशन आई, इसका पैटर्न चेंज था, हमने पुराने पैटर्न के हिसाब से भी पढ़ा था। तो लेकिन ऑल इन ऑल सब चीज़ें साथ बैठी, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, और फाइनली अब ये इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो इट इज़ ऑल बाय द लक ऑफ गॉड, बाय द लक। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था। पहली बार जब आप उसमें रह गए तो मायूसी हुई होगी या लगा था कि कोशिश करनी चाहिए एक बार फिर से? सर डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि ये वाला जो एक इंस्टेंट जो मैंने फ़ेस किया, ये सब लोग फेस करते हैं। मैं क्या, मेरे साथ और भी शायद बच्चे हज़ारों में हों जो ये चीज़ फेस करते हैं। अब इसमें वही चीज़ है कि जो चीज़ इसको विथस्टैंड कर जाए कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, अब फिर से आएंगे, हम अपनी परफॉर्मेंस और इन्हेंस करेंगे। तो इन चीज़ों को जब आप आप इन चीज़ों पे जब आप फोकस करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने डेस्टिनेशन को डेफिनेटली एक्वायर कर सकते हैं। कितना ज़रूरी रहता है? क्या कुछ टाइमिंग रहती है? कितना फोकस करना पड़ता है पढ़ाई में? बाकी चीज़ें भी होती हैं। जी, देखें सर, इस पूरे एग्ज़ाम में आपके 3 स्टेजेस रहते हैं, आपको पता है। प्रीलिम्स रहता है, मेंस रहता है, इंटरव्यू रहता है। तो प्रीलिम्स में मैं स्पेसिफिकली यही चीज़ अब आपके चैनल के द्वारा ये बोलना चाहूँगा कि अपने प्रीलिम्स में जो आपके GS1 और जो आपका CSAT का पेपर रहता है, इन दोनों पे फोकस कीजिए। क्योंकि अब आप देखें विद टाइम जो CSAT का पेपर है वो विद टाइम डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। मैं पर्सनली CSAT का जो पेपर है, मैंने कभी उसको इतना सीरियस वे में लिया नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं हम कर लेंगे। बट इट इज़ फॉर ऑल दोज जो CSAT को अगर लाइटली लेते हैं, दे शुड नॉट टेक इट लाइटली, दे शुड फोकस ऑन इट वेरी एफिशिएंटली। और GS1 का पेपर तो उनको चलो उसके बारे में मालूमात रहती है, उसके लिए पढ़ना भी है, मेंस भी रहता है। और रही मेंस की बात, तो मेंस के पर्सपेक्टिव में मैं यही बोलूँगा कि आप जितनी मेंस की टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं उतनी मेंस की टेस्ट सीरीज़ दें, क्योंकि उससे आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं और आपका नॉलेज बेस बहुत है, आपको बड़ी परेशानी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके राइटिंग स्किल्स, और अगर आपका शायद नॉलेज बेस थोड़ा कम भी होगा ना, अगर आप राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो यू कैन एक्वायर गुड मार्क्स, यू कैन फेच गुड मार्क्स। तो मेरे हिसाब से इन दोनों चीज़ों के ऊपर, प्रीलिम्स पे आपने CSAT पे डेफिनेटली फोकस करना है, क्योंकि GS1 पे तो सब फोकस करते हैं। तो आपने CSAT के ऊपर डेफिनेटली एक बहुत तवज्जो देना है, उसको लाइटली नहीं लेना है कि नहीं यार ये तो हम कर लेंगे, ये तो क्वालिफाइंग नेचर है। क्योंकि विद टाइम आप देखें UPSC का जो CSAT है वो विद द ग्रोइंग टाइम वो बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो सेकेंडली आपने मेंस की अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। रेस्ट इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू हैव एक्वायर्ड इन दोज 2 स्टेजेस।
तो अगर इफ़ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज बेस एंड यू आर कनेक्टेड विद द लाइक करंट अफेयर्स, तो आई थिंक यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन इंटरव्यूज़। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है अभी आपको इसके बाद, जब ये बात पता चली आपको कि क्वालिफाई हो चुके हैं? अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव, अपने फैमिली, किस तरह की खुशी है? सर बहुत खुशियाँ हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं वो ज़ाहिर तो नहीं कर पाते हैं, अंदर से खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट आई थिंक ऐसा लगता है मुझे कि मन ही मन में दे आर प्राउड। इब्राहिम भाई, अगर बात करें हम फैमिली बैकग्राउंड की, क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपकी, और किस तरह का फैमिली का सपोर्ट जो था आपको किस तरह का रहा घर परिवार में, और कितने भाई बहन वगैरह कुछ? सर जो मेरे फादर हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, ही इज़ प्रेजेंटली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड जो मेरी मदर हैं शी इज़ इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो मेरे ब्रदर हैं ही इज़ इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इनकी कांस्टेंट सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फादर ने मेरे को जो एक हमेशा एक बैक हैंड रखा कि कोई बात नहीं, अपने इस टारगेट के ऊपर है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई वुडंट हैव क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम टुडे ऑल्सो, तो शायद मैं बड़ा नर्वस रहता कि यार अब क्या करना है, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 4 to 5 years। तो बट मेरे फादर, मुझे आई एम डैम श्योर अबाउट दिस थिंग, तो ही वुड हैव डेफिनेटली सेड कोई बात नहीं बच्चे, तुझे कोई बाकी जगह डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से इस एग्ज़ाम की अटैम्प्ट दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा रहना चाहिए कि ही हैज़ दैट पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल आप एज अ पेरेंटिंग में आप देख सकते हो कि बच्चे ने अगर उसमें कैपेबिलिटी है। वैसे ही मेरा यही मानना है कि अगर आप जो भी मेरे को देख रहा है, जो भी जिनके पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि आपको अपने बच्चों पे एक ट्रस्ट करना है। ही हैज़, आपको ये चेक करना है कि उसमें ये पोटेंशियल है या नहीं है, और अगर है तो कांस्टेंट सपोर्ट रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और आपका लक फैक्टर भी बहुत रहता है। आज मेरी मेहनत भी है और लक फैक्टर भी है, और अगर लक फैक्टर नहीं होता तो मुझे लगता है शायद मेरी मेहनत कोई देखता नहीं। बिल्कुल जी समीर भाई, अगर हम बात करें आपकी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज वगैरह कहाँ से, दोस्ती, फ्रेंडशिप? सर मेरी जो मैंने आपको बताया, जो मेरा स्कूलिंग है, बेसिक स्कूलिंग, वो जम्मू के लोकल स्कूल स्टेट बोर्ड एजुकेशन में सेंट पीटर से हुई है। उसके बाद मेरा रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी एजुकेशन मेरी कंप्लीट हुई है। फिर मेरी जो AIEEE के थ्रू मैंने क्रैक किया था तो NIT श्रीनगर मिला, उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने अपनी जो मेरी स्ट्रीम थी, तो ये एक सिलसिला चलता रहा। और अब फाइनली सिविल सर्विसेज के अंदर की तैयारी करते करते 4-5 साल हो गए। आपको मैंने बताया कि 3 साल तो मेरे ख्याल से 2016 वाले KS ने ही खा लिए कहीं ना कहीं। बट मैं ये कहूँगा कि लाइक एवरी एक्शन इज़ अ लाइक दे समथिंग टीचेज़ यू। तो वो जो 3 साल थे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। 3 साल में जो चीज़ें थी, राइटिंग स्किल्स थे, नॉलेज था, वो ऐड ऑन होता गया, और शायद आज हम यहाँ पे हैं उसी की वजह से। तो इब्राहिम भाई, अगर बात करें हम ज़िंदगी में, दोस्तों की भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप अगर अपने मतलब कोई दोस्त वगैरह जिनका आपकी ज़िंदगी में, आपके इस कामयाबी में हाथ रहा हो? सर मेरे अगर दोस्तों में अगर जाए तो काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बट जो इस पर्टिकुलर फील्ड में थे, जो स्पेसिफिकली इस प्रोफेशन के थ्रू गुजर रहे थे, मैं उनका नाम लूँगा, ध्रुव गुप्ता जी। वो मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं। उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं, जब उनका रिसेंट जब क्लियर हुआ कुछ साल पहले, तो उन्होंने मुझे हमेशा कुछ फैक्ट्स और बताए कि कहीं ना कहीं कि आपके राइटिंग स्किल्स में आपने ब्लॉक डायग्राम्स यूज़ करनी है। मैं तो डेफिनेटली जो व्यूअर्स हैं उनको ये एक चीज़ मैसेज कहूँगा कि अगर आप KS अपने स्टेट सिविल सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम्स का यूज़ कीजिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी डेफिनेटली वर्क करती हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि आप बड़ा अच्छा आंसर भी लिख के आए हैं, बट सर्टन थिंग्स आर टू बी फॉलोड। कहते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल उनका अपने टाइम पे काफ़ी अच्छा रैंक था, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, तो वो मेरे NIT के सीनियर भी थे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो मेरी काफ़ी एसोसिएटेड हैं, तो काफ़ी अच्छा। वही वाले जो डंसाल तहसीलदार हैं? जी जी जी, तहसीलदार डंसाल हैं जो, जी एग्जैक्टली। इन फ्यूचर अगर हम बात करें, मतलब आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जाएंगे या पुलिस डिपार्टमेंट की ओर, क्योंकि फादर साहब भी वहीं पे हैं? सर वैसे तो अकॉर्डिंग टू माय मार्क्स मुझे लगता है कि अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी फिल किया होता तो मुझे वो भी मिल जाएगा, बट आई थिंक मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पुलिस सर्विसेज को दी है। जी। पुलिस में मतलब आप क्या चेंज करना चाहते हैं? क्या लगता है आपको कि ये चीज़ होनी चाहिए?
सर आपको मतलब इनफैक्ट सोसाइटी में मेजरली आप देखें कि एक पुलिस की तरफ एक इमेज बनी रहती है कि यार यहाँ काम नहीं बनने वाला, एक अलग इमेज बनी है। कुछ लोगों के साथ अच्छे वाक़या भी हुए हैं और किसी के साथ बुरे वाक़या भी हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ये इमेज है ना, इस इमेज को तो मैं एक बोलूँगा कि मैं कल ही आया हूँ और मैं चेंज कर दूँ, वैसा नहीं होगा। बट मेरे जो छोटे छोटे स्टेप्स रहेंगे डेफ़िनेटली मेरे उसी तरफ रहेंगे कि हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें एक नॉर्मल सिटीज़न को। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए? सर मेरा एक स्पेसिफ़िक मैसेज यूथ को है, जो भी बच्चा इसके लिए स्पेसिफ़िकली तैयारी कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका भी एक कुछ ऐसा ख्वाब है कि आप जेके से आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आपको सुपर इंटेलिजेंट होने के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, आप अपनी मेहनत से इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज, कुछ लोग जनरली लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि सिविल सर्वेंट वही बनेगा जिसकी शायद 85, 90, 95 परसेंटेज होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत, अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट भी हैं, आप डेडिकेटेडली दिन रात बैठ के मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये एग्ज़ाम अचीव कर सकते हैं। सो इट इज़ द मैसेज फॉर एवरीवन। यू डोंट हैव टू बी सुपर इंटेलिजेंट, यू कैन बी अ नॉर्मल स्टूडेंट ऑल्सो एंड स्टिल यू कैन एक्वायर अ वेरी गुड मार्क। दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू द यूथ। तो मेरी तरफ से ये है कि अपना परसिवरेंस जो है कि आपको फेलियर्स बहुत मिलेंगे। आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस फेल हो जाएगा, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अगर आपका पैशन है, आपकी ज़ील है, यू विल डेफिनेटली अचीव योर डेस्टिनेशन। अगर हम क्रेडिट देने की बात कहें, आपकी मेहनत है, आपको तो क्रेडिट जाता ही जाता है क्योंकि आपने मेहनत की है। उसके अलावा जो सपोर्टर्स होते हैं हमारे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो किस किस को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? सर अगर मैं स्पेसिफिकली क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को, और स्पेशली माय ब्रदर सोहेल इब्राहिम। ही हैज़ ऑलवेज़ मोटिवेटेड मी, बिकॉज़ उन्होंने खुद भी अपनी तरफ से ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट ड्यू टू जॉब प्रेशर एंड ऑल वो इस तरीके को उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर सके इतना अच्छे से। तो मैं बोलूँगा कि मेरी फैमिली एंड माय ब्रदर सोहेल इब्राहिम, दे आर द मेन गाइडिंग फोर्सेस। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू अरबाज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ समीर इब्राहिम चौधरी साहब, जिन्होंने JKAS में क्वालिफाई किया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।